मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आपको पाकिस्तान से EEA वीज़ा मिलता है, फिर आप इंग्लैंड में आते हैं, उसके बाद इंग्लैंड में आने के बाद आपने क्या करना है। इंग्लैंड में ना हर बंदा वहाँ पे एजेंट बना हुआ है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो समझते हैं जी मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। वो जिसको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, इंग्लिश आती है, वो कहता है जी मैं ये कर दूंगा। वह वो इवन अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटेंट पता है वो लॉयर नहीं होता। अकाउंटेंट ये होता है लाइक वो जो काम जो टैक्सेस वगैरह होता है सिस्टम, उसके का एक्चुअली वो काम है। लेकिन वो भी जो है लोगों के वीज़े अप्लाई करवा रहे होते हैं, वो भी जो है वो कहते हैं जी हमसे मशवरे लें, वो पैसे ले रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उनका ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसे लेते हैं और लोगों का। अच्छा जी वकील को अगर आपने 1000 दें तो मैं 300 में काम कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। अगर करना है तो वकील करो, अदरवाइज वकील ना करो। हाँ जी, खैर खीर से पहुँच गए। बड़ी ड्रामनी फ्लाइट थी, काफ़ी झटके लगते हुए आए। ये हमारा जहाज़, इसमें हम आए हैं। बैग लेने आए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, बैग आने वाला होगा। नेक्स्ट वक्त नेल्सन टाउन में हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा घूमे फिरे हैं। अभी भूख लगी है, हमें सोचे कुछ खा पी लिया जाए, तो हम बैठे हैं। कॉफ़ी ऑर्डर की है और ये बहुत ही अच्छा छोटा सा कैफे जहाँ बैठे हैं, आपके दिखाता हूँ। मज़े का इसके अंदर टूना लगा हुआ है और चीज़ लगी हुई है, बहुत मज़े का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तास कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ईमेल किए हैं और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जी हम इंग्लैंड में आ चुके हैं EE वीज़ा लेके, और उसके बाद क्या किया जाए, कैसे रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है। यहाँ का यहाँ के जो लॉयर हैं या सोलिसिटर्स हैं वो बहुत पैसे मांगते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आपको पाकिस्तान से EEA वीज़ा मिलता है, फिर आप इंग्लैंड में आते हैं, उसके बाद इंग्लैंड में आने के बाद आपने क्या करना है। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से EE वीज़ा लेके आएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने उनको सबमिट किए होंगे उस टाइम पे वीज़ा जब आपने लिए तो वो आपने साथ लेके आने हैं UK। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आप पास 6 महीने होंगे। 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है, और जब आपने रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है तो आपको एक फॉर्म चाहिए होगा। अच्छा, उसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपना रेजिडेंट परमिट, और एक तरीका ये है कि आप बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूट करे आप वो करें। जब आपने अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होगा, आपने एक फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप ने जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी जो लास्ट जो सेल स्लिप्स हैं 3 महीने की कम से कम लास्ट, वो आपने साथ लगानी है। एक तो वो होगा जो आप पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई किया था उन्होंने आपको भेजी थी, वो नहीं। जब आप आ गए, ऑफकोर्स इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे। जब आप आ गए उस तब रिसेंटली 3 या 4 सेल स्लिप्स आपने लगानी है। उसके बाद आपको जो स्पॉन्सर जिसने किया है उसकी सारी डिटेल लगानी है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, और जो घर जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका जो अगर रेंट पे है तो कॉन्ट्रैक्ट लगाना है उसका। अगर आपने ख़रीदा हुआ है आपके स्पॉन्सर ने तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं।
अच्छा, ये मैं आपको एड्रेस जो है इनकी डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आपने कहाँ पे आपने उनको पोस्ट करना है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी मैं लिंक दूंगा नीचे, तो उस लिंक के ज़रिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपने ये पोस्ट करना है, आप नॉर्मल पोस्ट नहीं करना, आपने जो ताकि उनको आपकी पोस्ट मिल जाए। तो जब उनको पोस्ट मिल जाएगी तो उसके बाद आपको वो एक लेटर लिखते हैं, कंफर्मेशन लेटर होता है, जिसमें वो बताते हैं कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है मेरी रिसीव हो चुकी है और वी विल लेट यू नो। उसमें कुछ टाइम लगता है, समटाइम महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत बिजी हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको जब वो हर चीज़ रेडी हो जाएगी आपकी, तो आपको या तो फ़ोन किया जाएगा या लेटर आएगा कि आप जी फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को इतने बजे आपने आना है। वो पिक्चर वगैरह आपकी लेंगे, आपकी फिंगरप्रिंट्स लेंगे। उसके तकरीबन 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद फिर आपका रेजिडेंट परमिट जो है वो आ जाएगा। जब आपका रेजिडेंट परमिट आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जब आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो उनका जॉब सेंटर होगा आपके नज़दीक, उनका नंबर जो है वो एक ही है। जब आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे जी हाँ जी आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, पोस्ट कोड क्या है, आपने उनको बताना है। जब उनको बताएंगे तो खुद ही उनको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा नियरेस्ट जो है वो जॉब ऑफिस है जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट बनाई जाएगी। वो आपसे पूछेंगे कि जी आप कौन हैं, क्यों आए हैं, कौन सी डेट को आए हैं आप, और कहाँ पे रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, और फिर आपकी अपॉइंटमेंट वो आपको बना के देंगे। उस अपॉइंटमेंट को तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिलने में। तो लाइक आपने फ़ोन किया 6 हफ्ते बाद की लाइक आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके बाद आपको एक लेटर आएगा, उस पर लिखा होगा जब आपने आना है तो आपका जो पासपोर्ट अपने साथ लेके आना है, आपका घर का जो बिल कोई है तो वो अपने साथ लेके आना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे जी आप क्यों यहाँ पे आए हैं, तो आपने बताना है कि मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ और मुझे नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए। वो आपसे पूछेंगे नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्यों चाहिए आपको, तो आपने उनको ये कहना है कि जी मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैंने यहाँ पे काम करना है, या मैंने कोई बिज़नेस का भी सोच रहा हूँ, या और बेनिफिट्स वगैरह लेने हैं। तो क्योंकि वो आजकल ना जो उनका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है उसमें देने में बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि ना दें, क्योंकि ब्रेक्जिट की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। हर बंदा नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेके अपने दोस्तों को, भाइयों को, माँ बाप को, अजीज़ो कारब को जो है पाकिस्तान से लेके आए। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत स्लो कर दी। जो हफ्ते 2 हफ्ते मिला करता था अब वो 3-4 महीने उसमें लग रहे हैं। तो आप अगर उनको कहेंगे जी मुझे बेनिफिट्स वगैरह भी अप्लाई करने हैं तो फिर वो आपको फ़ौरन दे देते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं कहते कि अगर इनको कहा मैं बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ तो मसला ना कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेनिफिट्स का बोलेंगे तो आप जल्दी आपको करके देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब इंश्योरेंस नंबर हो। तो आप बेहतर ये उनको बोलें कि जी अगर आपके बच्चे भी हैं साथ, बच्चे गए हैं तो आप बोलें बच्चों को स्कूल का मसला है या बेनिफिट लेने हैं तो हमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, या मैंने कोई जॉब करनी है, मैंने घर लेना है, या मैंने टैक्सी वगैरह करनी है या गाड़ी लेनी है तो मुझे नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, ताकि उनको भी मेक श्योर हो कि आपको ज़रूरत है। और जब आप इंटरव्यू देना आपने तो ये चीज़ें उनको बोलनी है। वो लिखते जाते हैं सारी चीज़ें कि आपको क्यों चाहिए, क्या करना है आपने। तो उसके तकरीबन 4 से 6 हफ्ते बाद आपको, अगर जल्द से जल्द आपको मिले, 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिल जाएगा। आप उसी दौरान जब आपने अप्लाई कर लिया होगा तो एक आपको लेटर देंगे, आप उस लेटर पे आप काम ढूंढ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप घर भी ले सकते हैं। ये आसान ही कि सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले आपका ये जो है ये प्रोसेस आपने करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ें नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो जाते हुए करनी है आपने। और दूसरी ये चीज़ है कि आपने अपने डॉक्टर का जो है वो करना है। डॉक्टर होता है एरिया का, जिसको फैमिली डॉक्टर कहा जाता है, उसके पास जाके अपने नाम लिखाना है। और इंश्योरेंस वहाँ पे फ्री है, वहाँ पे इलाज जो है फ्री होता है। यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं बहुत सारी जो अच्छी कंट्री हैं वहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस के, लेकिन इंग्लैंड में जो है इलाज वगैरह वो फ्री है। ये प्रोसेस है वहाँ जाने के बाद रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने का। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वकील जो है वो बहुत फ़ीस लेते हैं, 1300 से लेके 1700 पाउंड लेते हैं। यकीन करें ये 1 घंटे का काम है,
लेकिन क्योंकि उनको नॉलेज है ऑफ कोर्स वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैंने सोचा कि कितने दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी, और ऑफ कोर्स मुझे नॉलेज है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली का भी किया हुआ है, तो मैंने कहा आपको बताऊं कि वहाँ पे जाके क्या करना है। बिल्कुल कोशिश ये करें, हद इम्कान कोशिश ये करें कि किसी को पैसे नहीं दें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में ना हर बंदा वहाँ पे एजेंट बना हुआ है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो समझते हैं जी मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। वो जिसको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, इंग्लिश आती है, वो कहता है जी मैं ये कर दूंगा। वह वो इवन अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटेंट पता है वो लॉयर नहीं होता। अकाउंटेंट ये होता है लाइक वो जो काम जो टैक्सेस वगैरह होता है सिस्टम, उसके का एक्चुअली वो काम है। लेकिन वो भी जो है लोगों के वीज़े अप्लाई करवा रहे होते हैं, वो भी जो है वो कहते हैं जी हमसे मशवरे लें, वो पैसे ले रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उनका ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसे लेते हैं और लोगों का। अच्छा जी वकील को अगर आपने 1000 दें तो मैं 300 में काम कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। अगर करना है तो वकील करो, अदरवाइज वकील ना करो। ऐसे बंदों को पैसे ना दें, पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, ये कि अगर ऐसा बंदा होगा जिसको पति कुछ नहीं है या थोड़ा बहुत तो उसको पता है, तो उसके आप पैसे भी उसको दोगे और नुकसान भी कर बैठोगे। तो कोशिश करें, ये जिससे मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान स्टेप है, मैंने खुद ये किया हुआ है अपनी फैमिली के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई मुश्किल आए, कोई चीज़ समझ ना आए, मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, आपको जवाब मिल जाएगा फ़ौरन। और ये थी आज तक की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये वीडियो जो है दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सके। तस्कुर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।